नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में हर दिन अब हम चुनाव के करीब पहुंच रहे हैं। आचार संहिता लगने में बहुत कम समय बचा है और हम हर विधानसभा क्षेत्र का हाल आपको बताने जा रहे हैं। विधायकों से आपको मिलवाते हैं, रूबरू करवाते हैं। आप विधायकों से अगर सवाल पूछना चाहते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के, तो हमारा डिजिटल बाल जो न्यूज 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हमारा फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज हमारे साथ राजस्थान के बीकानेर संभाग और बीकानेर जिले के बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के डोंगरगढ़ विधानसभा से विधायक जुड़े हुए हैं, गिरधारी लाल महिया। गिरधारी लाल महिया समाजवादी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उन विधायकों में से हैं जिन्होंने बड़े बड़े धन जो पूंजीपति हैं उनको चुनाव में 2018 के चुनाव में शिकस्त दी थी। 2023 के चुनाव में क्या गिरधारी लाल महिया उस इतिहास को दोहरा पाएंगे? क्या डोंगरगढ़ की जनता को साथ लेकर दूसरी बार विधायक बन पाएंगे? डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कामों का आज विस्तार से हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। क्या कुछ किस्से कहानियां पिछले 5 साल में उन्होंने किए हैं और अगले 5 साल की उनकी क्या तैयारी है। गिरधारी लाल मैया जी, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत का स्वागत मेरी ओर से, मेरी जनता की पूरी विधानसभा क्षेत्र बीकानेर इलाके के तमाम किसान और नौजवान साथियों की ओर से। जी, आपका जो किसान आपने शब्द इस्तेमाल किया है, किसान परिवार से, किसान संभाग से और खुद किसानी आप करते हैं। आज राजनीति में 5 साल आपको विधायकी के तौर पर होने जा रहे हैं। उससे पहले आप सरपंच भी चुने गए थे। 5 साल पहले जब आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और आज 5 साल बाद जब आप 5 सालों के विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक अनुभव के बाद इस विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं, गिरधारी लाल मैया जी, क्या फर्क आया है इन 5 सालों में? देखिए, ये मैं लगातार 1995 से राजनीतिक में हूँ। सबसे पहले मैंने पंचायत समिति ब्लॉक का चुनाव लड़ा, बीजेपी और कांग्रेस को मैंने शिकस्त दी। उसके बाद तो प्रधान भी बना डूंगर पंचायत समिति का। उसके बाद मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, उसमें हारा। वापस उपचुनाव में वापस जीत हासिल की 6 महीने के बाद। उसके बाद में मैं 2008 के अंदर चुनाव लड़ा एमएलए का, उसमें हारा। सिर्फ मात्र 8,000 वोट मिले थे। उसके बाद मैंने चुनाव सरपंची का लड़ा। सरपंची के बाद में सरपंची रहते हुए मैंने एमएलए का चुनाव लड़ा। तो मैं पूरे क्षेत्र के हिसाब से, मैं आप अनुभव पूछ रहे हो एमएलए के 5 साल के अनुभव के बाद, मेरे मन में जब से मैं 95 से राजनीति कर रहा हूँ, आज 2023 हो गए हैं। अंतर तो राजनीतिक धरातल पर खूब आए हैं, मगर मेरे विचार में आज वही मेरे मन में और राजनीतिक में मैंने जो राजस्थान की बड़ी विधानसभा, राजस्थान की बड़ी पंचायत विधानसभा, उसमें मैंने देखा है। जो पहले जो विधानसभा होती थी, मैं दर्शक दिखा में जाता था, उनकी डिबेट देखता था। तो उस डिबेट में आज की विधानसभा की डिबेट में रात दिन का अंतर है। रहा श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, मैंने जनता ने मेरे को खूब प्यार दिया, बगैर पैसे टक के। एक पैसा मेरा चुनाव में नहीं लगा। जनता ने चुनाव लड़ा। लोग, हर पार्टी ये कहती है कि हम 36 कौम का नेतृत्व करते हैं, 36 कौम का हम सपोर्ट करते हैं, मगर मैंने पहली बार, मेरी आजादी के बाद में चुनाव और की खूब लड़े, और पहली बार मैं जब चुनाव में मैदान में उतरा एमएलए का, अबकी बार 18 में, तो 36 कौमों ने मेरे को वोट दिए। 36 कौम ने वोट दिए, नहीं खुद नहीं चुनाव लड़ा, और आज वो राजस्थान की विधानसभा में मैं बैठा हूँ। उनकी जी, हैसियत से मैंने लगातार, मेरे को वोट कम मिले, काम मिल नहीं मिले, मैंने हर वर्ग को एक दृष्टि से देखा है।
आज की देखता हूँ तो जब गांव में जाता हूँ तो लोग स्वागत भी करते हैं। जी, गिरधारी लाल जी, जनता ने निश्चित रूप से आपका साथ दिया, इसीलिए आप विधायक बन पाए, क्योंकि 2018 में हमने सुना है आपकी आर्थिक स्थिति की वजह से आपने चुनाव लड़ने का मन भी जो है वो बदल दिया था, क्योंकि चुनाव में बहुत पैसे की भी जरूरत होती है, लेकिन जनता ने आपका साथ दिया। सवाल ये है गिरधारी लाल मैया जी कि 2018 में जिस जनता ने आपका साथ दिया था, 2023 में भी क्या उसी मंशा के साथ, उसी उत्साह के साथ डूंगरगढ़ की जनता आपके साथ धन, बल और अपना मन तीनों जुटाने को तैयार है? निश्चित मैडम, अभी जो मैंने देखा है, जो मैं अभी जो गांव में जाता हूँ विकास यात्रा के रूप में या संपर्क यात्रा के रूप में, तो निश्चित जनता का प्यार उतना ही प्यार है। मैं सच्चाई आपके चैनल पर उगल रहा हूँ कि मैं जब ब्लॉक मेंबर चुना था तो कुछ फील्ड की राजनीति करता था। उसके बाद में जिला परिषद में चुनाव लड़ा। उसके बाद सरपंच के चुनाव भी कुछ कुछ वैधानिक अधिकार होते हैं उसमें, तो वो थोड़ी कठिनाई भी हुई उसमें। अब एमएलए बनने के बाद में इतनी जिम्मेदारी आ जाती है एक प्रतिनिधि के नाते। अगर मैं सोचता हूँ तो मैं जब आंदोलनों में लगातार मैं जाता था, उससे ज्यादा मानसिक और शारीरिक और जिम्मेदारी के बीच में मैं जब किसी से वादा करता हूँ जनता के बीच में, थोड़ा सा अगर वादा पूरा नहीं होता तो ऐसा महसूस होता है कि मन में थोड़ा दुख महसूस होता है। तो मैंने जनता के रूप में जनता के सामने जो बात रखता हूँ या वादा करता हूँ, तो वादा पूरा नहीं होता है जब तक चैन से मेरे को चैन नहीं मिलती। तो निश्चित रूप से प्रयासित रहता हूँ मैं, अगर वादा पूरा जनता का न होता तो प्रयासित रहता हूँ। जी, गिरधारी लाल मैया जी, पिछले 5 साल में आपके प्रयासों को अगर नजर डालें तो कौन कौन सी उपलब्धि आपके खाते में आप खुद समझते हैं इन 5 सालों में जनता के लिए जो आपने किया, जनता ने जो आपके लिए किया उसका आपने उनका कर्ज कैसे? गिरधारी लाल जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आ रही आवाज आ रही है, बीच में रुक मैंने गई ये थी। पूछा गिरधारी लाल जी कि पिछले 5 साल में आपके खाते, आपके नाम कौन कौन सी उपलब्धियां हैं जो दर्ज हैं? देखिए मैडम जी, ये श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है। जहाँ शहर की बात करें, जहाँ ट्रॉमा सेंटर एक मंजूर इसी कार्यकाल में हुआ, जिसमें हॉस्पिटल बड़ा उप चिकित्सालय 100 बेड का हॉस्पिटल जो उप जिला चिकित्सालय, ये हमारे क्षेत्र में उपलब्ध है मेरे कार्यकाल में। दूसरा, ड्रेनेज श्री डूंगरगढ़ एक कटोरी नुमा शहर है, उसमें ड्रेनेज की जो बजट में घोषणा करवाई है 45,000 की, वो वित्तीय स्वीकृति मिल गई है ड्रेनेज और सीवर लाइन की। ये शहर के लिए बड़ी उपलब्धि है। दूसरी, मैंने कन्या महाविद्यालय यहाँ डूंगरगढ़ में मेरे कार्यकाल में हुआ है, और वो बनने के लिए बन भी रहा है, शुरू भी हो गया है, और बिल्डिंग भामाशाह द्वारा बनाई जा रही है। एक लड़कों का, बॉयज का वो महाविद्यालय से चल रहा था, वो बीजेपी के राज में शुरू हुआ था, तो उनकी मैंने बिल्डिंग के रूप में राशिवास बिल्डिंग मेरे कार्यकाल में मैंने मंजूर कराई। एक गांव के अंदर, जहाँ बड़ा गांव है, मुमासर गांव है, बड़े बड़े उद्योगपति प्रवासी विदेशों में भी रहते हैं, तो वहां मैंने अभी इसी बजट के अंदर अभी एक महाविद्यालय खुलवाया है, वो शुरू भी हो गया है, और उसका बजट भी 4.5 करोड़ मंजूर हुआ है। ये बड़ी उपलब्धि रही है। तीसरी, जो बीकानेर जिले के अंदर ऐसी तहसीलें हैं जहाँ बीकानेर से नहर का पानी पूरे अजमेर क्षेत्र तक चला गया। तो डूंगरगढ़ ऐसा क्षेत्र था जहाँ आज भी पीने के पानी के लिए नहर का पानी नहीं आया। तो दोनों ये स्कीम 609 आरडी से, जो सत्ता साहब जो डूंगरगढ़ में पड़ता है, सत्तरगढ़ में आता है, वहां से अब सिविल जो जे स्कीम है,
उसमें केंद्र के 50% राज्य सरकार के, वो पूरे गांव के अंदर, पूरे मेरे विधानसभा क्षेत्र में 7 करोड़ से ज्यादा के लगभग बजट मंजूर हुआ है। वो कुछ देरी हो गई उसमें, वो अभी मूर्त रूप ले सकता था, परंतु डीपीआर बनने की वजह से, पहले डीपीआर गवर्नमेंट ने लिफ्ट लुनकस लिफ्ट से बनाई, वहां सिर्फ मात्र 4 क्यूसेक पानी आता है। चार चार उसमें किसानों की सिंचाई के लिए दिक्कत आती है। मैंने विधानसभा बजट भी उठाया, मैं कि आपको डूंगरपुर को पीने के लिए पानी देना है, तो आप मैन कैनाल से जोड़ो इनको, जो पानी भी मिले और दूसरों को तकलीफ भी न हो। तो दोबारा डीपीआर बनाने की वजह से वहाँ कुछ दूसरे फेज में चली गई योजना, वो भी 7.5 करोड़ से ज्यादा की है। ये निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के बीच में कहता हूँ, एमएलए रहूं ना रहूं, ये स्कीमें सारी लागू हो जाएगी, वित्तीय स्वीकृति हो गई, प्रोजेक्ट चालू हो गए सारे, मतलब क्या है कि ये मूर्त रूप में हो रहे हैं। तो गिरधारी लाल जी, इसका मतलब ये हुआ कि आपके जितने प्रयास हैं, आपकी जितनी कोशिशें हैं, आपने जनता के लिए जितने वादे किए थे, उनको पूरा करने में अशोक गहलोत सरकार ने भी आपकी मदद की, आपका साथ दिया। निश्चित निश्चित, मैं इस बात को सही रूप से ईमानदारी से कह रहा हूँ। मैं नहीं, राजस्थान की विधानसभा में मैं पहली बार गया हूँ, पहली बार देख रहा हूँ जो राजस्थान की गवर्नमेंट ने जो मतलब घोषणाएं की है। अब राजनीतिक से कुछ भी कोई भी कहे, निश्चित रूप से लगभग जो क्षेत्र की घोषणाएं इस सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने पूरी करने की पूरी पूरी कोशिश की है। लगभग 75%, 100% तक कहें तो लोग कहीं झूठ बोल रहे हैं। लगभग जो हमने देखा है, सड़कें हो, ड्रेनेज की हो, कृषि हॉस्पिटल, पीएससी हो, सीएससी हो, कॉलेज हो, उनके बजट धरातल पे लागू है। गाँव में छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां भी बजट 41-42 करोड़ के दिए हैं। वहाँ जैसे पशु चिकित्सालय है, वहां भी बजट स्वीकृत हुए हैं। तो ये जहाँ ठेठ जहाँ गाँव में जो सुविधा होनी चाहिए थी, वो आज इस मैंने पहली बार बजट में देखा है कि वो लगातार मूर्त रूप ले रही है। तो गिरधारी लाल जी, फिर तो कांग्रेस के कैंडिडेट जिनको पिछली बार आपने हराया था, वो मजबूत स्थिति में हो जाएंगे, क्योंकि सरकार की उपलब्धियों का तो जो कांग्रेस के खाते में जाएगी, जनता उनके साथ जाएगी, या फिर आप विधायक के रूप में जनता को अपने पक्ष में कर पाएंगे? क्योंकि मजबूत विधानसभा जिस तरह से है और जाट बहुल है, और वहां पर जाट प्रतिद्वंदी कांग्रेस का पिछली बार था, इस बार भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं, या फिर आपका कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी चुनाव से पहले? नहीं, देखिए, कांग्रेस का पहले भी प्रतिनिधि रहे हैं यहाँ, कांग्रेस का राज भी रहा है। मैंने आपको कहा, पहली बार मैं देख रहा हूँ, पहली बार देख रहा हूँ। ये अगर मैं ये नेतृत्व की वजह से मैंने प्रयास लगातार, मैं बैठा नहीं, जहां भी, चाहे जयपुर में किसी मंत्री से मिलना हो, सीएम साहब से मिलना हो, सचिवालय में चपरासी की तरह फाइल लेके घूमना हो, तो इसका एक रिजल्ट होता है। तो पीछा करना भी एक जनप्रतिनिधि का वजह से ये भी लाभ मिलता है। ये कांग्रेस के खाते में जाए या मेरे खाते में जाए, ये अलग बात है। मैं ये चाहता हूँ कि जनता के खाते में गया है, जनता के लाभ के लिए ये धरातल पे गया है, जनता के जो लाड और प्यार दिया है, जनता की ताकत से जो हुआ है। अब खाते में किसी कांग्रेस के खाते में जाए तो मेरे नेतृत्व के खाते में जाए, तो मैं जनता के खाते में मानता हूँ। जनता ने मेरे विधानसभा में पहुंचाया, और विधानसभा पहुंचाने के बाद में ये जो लागू डूंगरपुर में जो धरातल पे जो विकास हुआ है, वो निश्चित रूप से दोनों का प्रयास होता है। एमएलए पहले भी बने हैं, ये मैं नहीं कहता नहीं बने, उन्होंने भी कुछ काम किए होंगे, पर पहली बार 5 साल में जो घोषणाएं हुई है, वो घोषणाएं मेरे प्रयास से और राज्य सरकार के प्रयास दोनों से हुई है। तो जनता अगर इस तरह की बात रखती है, मांग करती है, और पार्टी से आपको ऑफर मिलता है, तो क्या कांग्रेस पार्टी के बैनर पर भी आप चुनाव लड़ सकते हैं? मैडम, मैं न तो कांग्रेस के बैनर पर लड़ूंगा, न बीजेपी के बैनर पर लड़ूंगा। मैं 1977 से राजनीतिक में हूँ, इमरजेंसी मैंने देखी है, उसके बाद में भी कई पड़ाव मैंने जनता दल के और के दूसरे पड़ाव देखे हैं। अगर मैं सीपीएम के बैनर तले ही चुनाव लड़ूंगा,
अगर मैं पहले भी, मेरे पास इस तरह के जनता के द्वारा सुझाव आते थे कि अगर आप दूसरी पार्टी में होते तो आपको पहले एमएलए बना देते। तो मेरा सवाल था उनका, जनता से, अगर मैं उनसे बनता, उस पार्टियों से बनता, तो मैं आपका नहीं रहता, आपके बीच में नहीं रहता। मैं तो बस बड़ी-बड़ी लोगों की बात करता, मेरी बात करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो आज इसीलिए मैं जनता के बीच में, आज बीजेपी और कांग्रेस में होता तो एमएलए नहीं होता। क्यों? बड़ी-बड़ी लाइनें लगी है पैसे वालों की। मैं संघर्ष के बल पर, जनता की लाइन, पार्टी की लाइन, मेरे को संघर्ष सिखाया पार्टी ने कि इस लाइन पे संघर्ष करो, ईमानदारी से संघर्ष करो, जनता के प्यार से, लाड से। जिस लाइन पे पार्टी मेरे को लाई है, उस पार्टी से ही मैं कैबिनेट पे चुनाव लड़ूंगा। न बीजेपी पे लड़ूंगा, न कांग्रेस पे लड़ूंगा। जी, गिरधारी लाल जी, आपने जो विचार की बात की है, विचारधारा की बात की है, बहुत बड़ा फर्क है जो कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी है। लेकिन क्या वो फर्क भी, जैसे आपने कहा विधानसभा का पिछले 25 साल में जो है बहुत बदलाव देखने को मिला है, आपकी पार्टी में भी कोई बदलाव आप महसूस करते हैं? समय और परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है, समय के साथ बदलाव आने भी चाहिए। क्या आपके यहाँ भी बदलाव आए हैं समय के साथ साथ? निश्चित रूप से समय आया है। इसमें कुछ ना कुछ, जो है पहले सड़क पे जाते थे, खेलते उतरते नारे लगाते थे, अब एक मोबाइल पर हर आदमी मोबाइल पे आंदोलन लड़ रहा है। उसमें ही सारे मतलब कमेंट करके वो मोबाइल से वो लड़ रहा है। पहले की मेरे आज में फर्क है कि हमारी पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टी हो, नेतृत्व ने जहां तक आज भी नेतृत्व है, जहां हमारा सीपीएम का है नेतृत्व, आज भी वैचारिक रूप से दृढ़ता से है। वो निश्चित रूप से, आपने केरल में देखा होगा, बंगाल में चले गए हम 35 साल राज करने के बाद में भी, फिर भी जहाँ कैडर है, जहाँ वहाँ मजबूत है। आज केरल का आप देख रहे हो, केरल में पिछली दफा, आप दूसरी सरकार रिपीट हुई है, पिछली दफा एक वोट से रह गई थी, एक एमएलए कम रह गया। अगर सीपीएम की जगह दूसरी पार्टी होती थी तो निश्चित रूप से कोई खरीद के वो सरकार बनाती। तो ऐसा कम्युनिस्ट विचारधारा में नहीं है। विचारधारा में कुछ सफलता हो सकती है, तो परंतु इच्छा शक्ति, वो राज के वो नहीं, वो जनता के विचारों पर चलते हैं ज्यादातर। जो हमने जी, चुना है, हमें मैंडेट दिया है, मैंडेट। लेकिन जनता जनता जो है गिरधारी लाल मैया जी, जनता बड़ी समझदार है। जनता समय के साथ चलती है, जनता रफ्तार में रहना चाहती है और जनता अपने काम करवाना चाहती है। आप जनता के काम करवाने में जो धन वाले, बल वाले विधायक हैं, उनसे अपने आप को कितना अलग पाते हैं? देखिए, चाहे आपके मैडम साहब, ये धन बल वाले तो अब जो राजनीतिक में बहुत सारे हैं, राजनीति का चरित्र भी बदला है, परंतु हम जनबल पर में उनके अलग से ऐसे देखते हैं कि हमारे पास जनता का प्यार है। जब भी अगर सरकार हमारी हो न हो, हमारी सरकार है नहीं, हम तो एज ए सपोर्ट के रूप में है, फिर भी अगर जब काम रुकता है जनता का, तो निश्चित रूप से जन ताकत से हम वो काम कराने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित रूप से और ईमानदारी की वजह से, जो आज हमारी ईमानदारी की पार्टी की निष्ठा है, खुद की ईमानदारी की छवि है, तो वो निश्चित रूप से, चाहे ब्यूरोक्रेट कितना ही बड़ा हो, वो उनको मानना पड़ता है। तो निश्चित रूप से ये बात कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसकी बात पर ध्यान देकर इसकी बात करनी चाहिए। गिरधारी लाल जी, आपने खुद स्वीकार किया है कि समय बदल गया है। आज मोबाइल का समय है संदेश देने के लिए, यानी कि आपका इशारा सोशल मीडिया की तरफ है। लेकिन सोशल मीडिया पर आपने अपनी उपस्थिति कितनी बनाई, आपने बनाने का प्रयास भी किया, या आप विश्वास ही नहीं करते नए जमाने के इस मैंने इंस्ट्रूमेंट पर? विश्वास उस जमाने को कैसे, ये जमाने के साथ तो सोशल मीडिया का हो चलना ही पड़ेगा। पर जो मैंने नौजवानों की मानसिकता देखी है, जो मैंने एक उदाहरण के तौर पे दिया था कि सड़क पे जो लड़ाई होती थी, आजकल डिजिटल ये मोबाइल पे लड़ाई होने लगी। तो ये मैंने, ये सवाल आपसे, आपने नहीं, मुझसे किया बिल्कुल, था। बिल्कुल आपकी बात सही है। इसीलिए मैंने पूछा कि आपने अपने इन हथियारों को भी मजबूत करने की कोशिश की है, या बिल्कुल जरूरत नहीं महसूस करते आप निश्चित अपने? करते हैं के साथ चलने के लिए जरूरी है, सूचना के तंत्र के हिसाब से जरूरी है। सड़क पर भी लड़ाई लड़ते हैं, इस मोबाइल के अंदर जो है, इसका भी एक बड़ा रोल है आगे इसके अंदर। आने वाले समय में और जब बड़ा होगा, तो उसमें हम
इससे पीछे हट के रह नहीं सकते। इसमें अच्छाइयाँ भी है। कितनी बड़ी संख्या तैयार की है आपने इस पर सोशल मीडिया पर और अपने जो आपके विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं उन तक पहुंचने के लिए? मैडम मैं तो ये डिजिटल ये मैं तो चला 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 देखता हूँ। जो मेरे भाई भतीजे हैं वो या साथ के कार्यकर्ता वो बताते हैं, उनके द्वारा काफी मतलब क्या भारी संख्या में मेरे जुड़े हुए हैं इससे मेरे। जी, डूंगरगढ़ के लिए क्या आप इस चुनाव में जनता के बीच वादे लेकर जाएंगे, काम लेकर जाएंगे, मुद्दे लेकर जाएंगे जिनको आप पूरा करेंगे अगले 5 साल में अगर आपको मौका मिलता है, जनता आपको दोबारा चुनती है? निश्चित रूप से अगर जनता दोबारा प्रजातंत्र के अंदर हमें मौका देती है, अगर लाड प्यार से अगर विधानसभा पहुंचने का मौका मिलता है, जो मेरे दिल में है जनता के प्रति जो जो काम कोई छूट गए मेरे ध्यान में, मैं पहली बार विधानसभा में गया हूँ। विधानसभा में जाने के बाद में पता चलता है किस हिसाब से कहाँ से काम क्षेत्र में लाया जाता है, किस हिसाब से किस किस कार्यशैली से काम होता है। तो वो संपर्क पहली बार बना है मेरा। अभी राज चाहे गवर्नमेंट किसी की बने आगे, उनका एक 5 साल का अनुभव होगा, उन अनुभव का लाभ आने वाले अगर विधानसभा में जनता भेजती है मेरे को प्रजातंत्र के अंदर, तो निश्चित रूप से जनता से मैं वादा जो अधूरे काम जो मेरे कई रह गए हैं, जनता आज भी मेरे से मांग कर रही है। कहीं सड़क की बात कर रही है, कहीं स्कूलों की बात कर रही है, कॉलेज की मांग कर रही है, रोजगार की मांग हो रही है, कहीं नहरी पानी की मांग हो रही है। तो निश्चित रूप से जो मेरे मन में है, मैंने उस मन में अगर जनता ने मौका दिया तो निश्चित रूप से मैं लगातार 5 साल एमएलए बनने के बाद जो प्रयासित था आगे भी रहूंगा। अगर मौका मिला तो निश्चित रूप से जनता के रूप में पूरे जिले के जितने भी, चाहे आम को, चाहे किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो, दलित हो, शोषित हो, इनके लिए मैंने लड़ाई लड़ी है लगातार। मैंने तो निश्चित रूप से मैं आज भी उसी विचारधारा से एमएलए बनने के बाद में जनता अगर मौका देती है दोबारा, तो दोबारा इससे डबल फायदा मेरे क्षेत्र को दिलाने का प्रयास करूँ। डूंगरगढ़ की प्राथमिकता, डूंगरगढ़ की जरूरत, पानी, बिजली, रोजगार, ये तो पूरे प्रदेश और देश की स्थिति है। आपकी विधानसभा क्षेत्र की बुनियादी जरूरत क्या है जिसमें बदलाव होने से आप इन सब समस्याओं के पार पाने की तरफ आगे बढ़ते हैं? निश्चित रूप से हमारे मेरे क्षेत्र में सबसे पहले ये ड्रेनेज की जो शहर के अंदर जो ड्रेनेज की सिस्टम है, वो ड्रेनेज जो सीवर लाइन जो इसमें ये बरसाती समय में भी ये पानी इकट्ठा हो जाता है, ये समस्या रहती है, घरों में घुस जाता है। तो ये ड्रेनेज अगर सही लागू हो जाती है, ड्रेनेज का काम चालू हो जाता है, तो इसको और आगे बढ़ा के और उसका ये पहली जरूरत है। दूसरी, पीने की पानी की भयंकर समस्या है मेरे इलाके में। सिंचित क्षेत्र है, फिर भी मैनेजमेंट की वजह से, डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट की वजह से, कुछ ट्यूबवेल कम होने की वजह से कुछ ट्यूबवेल सूख भी गए हैं पीने वाले पानी पीएचडी के। तो उस सूरत के अंदर जब नहरी पानी जो जेजे में आ रहा है, तो उसमें जब पूरे विधानसभा क्षेत्र में आ जाएगा तो अंडर वाटर का पानी और ये नहरी पानी दोनों अगर मिल जाएंगे तो इसमें ये मेरी प्राथमिकता की जरूरत भी याद। दूसरी, पूरे विधानसभा क्षेत्र में आज स्वास्थ्य के हालात, हॉस्पिटल खुले हैं, हॉस्पिटल भी खुले हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र भी खुले हैं, दूसरी जगह छोटी छोटी जो सुविधा होती है हर जगह नसेज भी हैं, पर तो आज भी वहाँ जरूरत है जहाँ मेडिसिन की और की हर गांव के अंदर पंचायत स्तर पर, हर पंचायत मुख्यालय पर एक पीएचसी हो, कम से कम एक विधानसभा क्षेत्र में 10-12 पीएचसी हो, ऐसी स्कीम गवर्नमेंट लाए तो ये इलाका, कोई भी इलाका हो उसमें हो सकता है। जहाँ कॉलेज में, जहाँ बड़े बड़े कस्बे, आज बच्चियां बेटियां, हम ग्रामीण प्रदेश में रहते हैं तो शहर में जब भेजते हैं तो थोड़ा सा हिचकिचाहट होता है, कभी बेटी जाएगी शहर में जाएगी, बच्ची जाएगी तो क्या होगा शाम को, तो वो थोड़ा सा हर माँ बाप के होता है। तो हम ये चाहते हैं हर बड़े बड़े कस्बे में नजदीक है वहाँ महाविद्यालय भी खुले, कॉलेज खुले, जिसमें बच्चों को मतलब क्या है अच्छी शिक्षा समय पर मिल सके। विशेष के मेरे क्षेत्र में आपको बता देता हूँ,
कि जहां सीनियर कॉलेज, सीनियर स्कूल तो खुल गए, स्टाफ की कमी है। मैंने प्रयास भी किए, हमारे शिक्षा मंत्री मेरे जिले से यहाँ आते हैं, बीडीजी कला साहब, बार बार कोशिश भी करता हूँ, सीएम साहब से भी कहा, फिर भी इसमें अभी जरूरत है इस चीजों की, जो आगे जब इसका लाभ मिल पाएगा आम जनता को, आम बच्चे को, जब ये सुविधा यहाँ मूलभूत से लागू होगी। जैसे सड़क है, मैंने डीपीआर सड़क भी मेरे क्षेत्र में एक डीपीआर सड़क भी मंजूर की है, वो अगर बन के तैयार हो जाए तो यातायात से सुगम, वो भी आम जनता को और गांव में कस्बे से गुजरने वाले क्षेत्र को विकास के रूप में वो आगे भी बढ़ेंगे, तो आम जनता को रोजगार भी मिलेगा उसमें। ये आगे आने वाले समय में ये कई क्षेत्र की जरूरत है, जिसमें जैसे महानरेगा है, अभी खेती बाड़ी का काम है, तो महात्मा गांधी महानरेगा जिसके, इसको खेती से जोड़ दिया जाता है, निराई गुड़ाई से जोड़ दिया जाता है, तो निश्चित रूप से आने वाले इलाके में आम आदमी को रोजगार भी बढ़ेगा, कमजोर तबके को लाभ मिलेगा, तो इसका सदुपयोग की होगा, तो ये हमारे इलाके में जरूरत है। जी, 25 साल आपके ये, और 25 साल आपने कहा कि आप 1975 से 77 से राजनीति में हैं, 50 साल लगभग आपको होने वाले हैं। तो ऐसे में जो राजनीति में बदलाव आया है, पूरे बदलाव को आप 50 साल से आप राजनीति कर रहे हैं और आप देखते हैं कि अपने जिले में बुनियादी समस्याएं, पानी, बिजली, सड़क, इन्हीं से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में सरकारें जो काम करती हैं, वो किस तरह से काम करती हैं? आपने कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी सारी बातें मानी। क्या वजह मानते हैं हम गिरधारी लाल मैया जी? ग्राउंड पे रहते हैं आप, किसानों के बीच रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, निश्चित रूप से बुनियादी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, आ रही जो है गिरधारी लाल जी। आजादी के बाद में जो लगातार विकास भी हुआ है, विकास निरंतर ये होता रहता है, तो हर जनता का, हर आदमी की आकांक्षाएं और आगे बढ़ जाती है, वो पूरी, हर आदमी, हर प्रतिनिधि करता रहता है, कुल कुछ ना कुछ कमियां उसमें सदैव पूर्ति नहीं हो पाती। हर आदमी ये चाहता है कि हमारे आज ये है, आज हमारे यहाँ सूटसर में मान लो उप तहसील है, मैं जहाँ से आपसे अभी सामने अपने डिबेट पे बैठा हूँ, ये उप तहसील है सूटसर। तो अब उप तहसील होते हुए वहाँ पूरे काम नहीं हो पाते, तो सूरत में कोई कहे तहसील होनी चाहिए, कोई कहेंगे तहसील होगी तो उपखंड कार्यालय होना चाहिए, उपखंड कार्यालय तो जिला बनना चाहिए। तो ये इस तरह ये मुद्दे तो निश्चित रूप से आते रहेंगे। जी, आते रहेंगे, लेकिन बुनियादी मुद्दे जो हैं, उन पर अभी भी काम नहीं हो पाता है। अशोक गहलोत की वर्तमान मौजूदा सरकार को आप कितने नंबर देते हैं गिरधारी लाल जी? क्या माहौल देखते हैं? रिपीट जो मिशन पे जुटे हुए हैं मुख्यमंत्री, उसमें सफलता मिलेगी? बड़ा सवाल दाग दिया मैडम आपने, बहुत बड़ा सवाल दाग दिया। अब हर राजनीतिक पार्टी, हर सरकार ये चाहती है कि दोबारा रिपीट हो, विपक्ष चाहता है कि उनकी कमियां गिनाए, कमियों से हम दोबारा सत्ता में आए। निश्चित रूप से ये जनता का फैसला है, अब जनता क्या करती है राजस्थान में, दोबारा रिपीट करती है या वो पुरानी परंपरा कायम रखती है, ये जनता की सोच है। निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम ये जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ ना कुछ जनता में अब की बार जो बदलाव हो या न हो, पहले के बदले कुछ ना कुछ जनता में अंतर आया है। अभी ग्रामीण क्षेत्र में चाहे कर्मचारी हो, उसमें कुछ ना कुछ सरकार से जो कमियां रही है उनसे मांग भी रहे हैं, जो कमियां नहीं थी वो पूरी भी की है सरकार ने। तो रिपीट होना या नहीं होना, ये परंपरा, ये जनता ही बता सकती है क्या है इसमें, ये तो। जी, जी, गिरधारी लाल जी, बड़ा पॉलिटिकल जवाब दिया है आपने। 50 साल से राजनीति कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से राजनीति के माहिर हो गए हैं आप। लेकिन जितना सहज व्यक्ति मिलता है, विधानसभा में जाते हैं, आपको अलग-अलग तरह के लोग मिलते हैं। तो विधानसभा के आपके साथी विधायकों का किस तरह का रिस्पॉन्स देखते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ उगते सूरज को या फिर आगे बढ़ते व्यक्ति और सितारे को ही सलाम करते हैं, और आप जैसे साधारण व्यक्तियों के लिए विधानसभा में आप कितनी खुद को कंफर्टेबल पाते हैं? बहुत सही बात है। इसमें
विधानसभा में अच्छे, बहुत सारे अच्छे लोग हैं। विधानसभा में मैंने देखता हूँ जो गंभीरता होनी चाहिए थी, मैं उसी पे आ जाता हूँ। जब विधानसभा चलती है तो पहले जो शालीनता थी, मैं बुजुर्ग लीडरों में देखता था। आज की विधानसभा में थोड़ा सा तो अंतर आया है, चाहे पहनावे में आए, चाहे जाने में आए, बोलने में आए। जब पहले एक गंभीरता होती थी, बैठते थे सीट पर, तो अभी वो हर एमएलए जो 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, वो भी आज मजाक के रूप में बैठे-बैठे जो सीरियस चीज़ है उसको गोलमोल कर देते हैं। तो वो गंभीरता और वो अंतर, अब उसमें मैं कभी सोचता हूँ बैठे-बैठे कि भई हम एमएलए हैं और ये इस तरह के जनता ने चुन के भेजा है, तो इनका संदेश ऐसा जाना चाहिए, गंभीरता से जाना चाहिए। मगर मेरे मन में जो आम एमएलए के रूप में, आम एक लीडर के रूप में होना चाहिए था, वहाँ लीडर के रूप में न होकर एक जैसे अपन किसी मेजोरिटी में जाते हैं, तो वो थोड़ा सा देखने में अचंभा सा लगता है कि ये शोचनीय बात है। जी, बिल्कुल। और एक बात और भी है गिरधारी लाल मैया जी कि जब आप राजनीति में खुद को जनता के बीच में पाते हैं, जनता के बीच में देखते हैं, जनता के बीच जाते हैं, तो जनता की निश्चित रूप से 5 साल पहले आपसे बहुत सारी उम्मीदें थी। 5 साल में कुछ उम्मीदें पूरी हुई, कुछ नहीं हुई। ऐसे में जनता के प्रति, आपके प्रति जनता के व्यवहार में बदलाव भी आप महसूस करते हैं? कुछ लोग नाराज़ हुए होंगे, नाराज़गी भी आती है, विरोध भी खुलकर आता है, कुछ लोग आपके विरोध में खड़े भी हो गए होंगे, कुछ कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने भी इस तरह की कोशिशें की होगी? निश्चित रूप से मैडम, इसमें जब एमएलए जनप्रतिनिधि हो जाता है, तो मैं एमएलए बन गया तो लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी है। हुँ। आकांक्षाएं बढ़ने, वो पूरी आकांक्षाएं, कोई मांग भी पूरी नहीं होती, किसी गांव की नहीं होती, व्यक्ति की नहीं होती, किसी वर्ग की नहीं होती, तो उस सूरत में थोड़ी नाराजगी तो हर आदमी में मेरे हो सकती है। मैंने जब जाता हूँ, मैंने पहले जो पहले एमएलए गए हैं या कोई है, मैं आज भी फील्ड में जाता हूँ तो महसूस ये होता है कि जनता, निश्चित रूप से व्यक्तिगत कोई व्यवस्था हो सकती है, मैंने किसी व्यक्तिगत किसी का बुरा नहीं किया आज तक मैंने। आज भी जनता के बीच में जाता हूँ तो लाड प्यार उतना ही है। मैं जिसकी क्षेत्र की विकास की योजना थी या मैंने घोषणा कर रखी थी वो पूरी नहीं हुई, तो वो मेरे मन में थोड़ा सा मलाल रहता है कि पूरा नहीं पाया। और जो बात कहते हैं तो सुनता भी हूँ, सुनने भी चाहिए, प्रजातंत्र के है वो। अगर कोई नाराजगी है तो निश्चित रूप से मेरे को जिम्मेदारी दी है जनता ने, और मैं पूरा नहीं कर पाया तो नाराजगी निश्चित होगी। मैं उसको बुरा नहीं मानता। ये लोकतंत्र की एक तरह की अच्छी परंपरा है। लोकतंत्र में हमारी यही लोकतंत्र है जिसको ग्राउंड में लोग अपने जनप्रतिनिधि को ये बात कहें, तो ये अच्छी बात है मैडम। आपके कुछ आपके विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों ने प्रतिक्रियाएँ दी हैं हमारे न्यूज़ 24 के फ़ेसबुक चैनल पर। महेंद्र जाट हैं, उनका कहना है फिर से मैया जी आने चाहिए। सीताराम मैया हैं, वो भी आपको नमस्कार भेज रहे हैं। हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देखते हैं, फ़ेसबुक पर हमारे जो विधायक आते हैं, उनसे आपके विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सवाल भी पूछ सकते हैं। और मैया जी, बस आखिरी सवाल आपसे लूँगी। गिरधारी लाल जी, 5 साल पहले जनता ने पैसा दे दिया था। अब आपने कुछ पैसा जुटाया है इस चुनाव में अपनी तरफ से भी लगाने के लिए, या इस बार भी निश्चित रूप जनता के से भरोसे? निश्चित रूप से मैडम, आपने सवाल अच्छा किया। मैंने धन कमाया है, वो धन कमाया है मैंने, जनता का प्यार, जनता का लगाव, मैंने जनता का दिल जीता है, वो मैंने धन कमाया है। और मैंने कोई पैसे, आर्थिक रूप से तो मैं आज कमजोर हुआ हूं, मैं आपके खुले चैनल पर कह रहा हूं। मेरे मैं अगर पैसे से कोई लड़ेगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। चुनाव आज ही मैं कह रहा हूं जनता ही लड़ेगी। मैं लगातार 5 साल जो मैंने जिम्मेदारी दी जनता ने, मैं लगातार 5 साल घर पे नहीं बैठा। मैंने कभी जीतने के बाद में लोगों जनप्रतिनिधि मालाएं पहनते हैं, मैंने माला नहीं पहनी। मैंने कहा आपने माला मेरे को पहरा दी, 5 ये विधानसभा में भेज के बड़ी माला पहरा दी, इससे बड़ी माला नहीं है कैसे, तो मैंने माला का बहिष्कार किया। आज भी मैं मेरी पब्लिक को यही कहूंगा, मेरे को ईमानदार रखना है, सही रास्ते पर चलना है और आपका काम करवाना है, तो आप भी चुनाव लड़ो,
आप ही सब साधन जुटाओ, आप ही अगर आपके काम कराने हैं तो मैं आखिरी सवाल में यही है कि अगर पैसे से चुनाव लड़ा जाएगा तो मेरे से नहीं लड़ा जाएगा। मेरे जी। जो जनता ही लड़ेगी वही मेरे को अगले प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने का काम करेगी। आपको विश्वास है कि आप दोबारा विधायक बनेंगे गिरधारी लाल जी? निश्चित रूप से जनता का भी विश्वास है मेरे को विश्वास है। जनता दोबारा तैयार बैठी है। आज के समय में जब प्रजातंत्र है मैडम, प्रजातंत्र के अंदर चुनाव में जब हम जाएंगे कैंपेनिंग करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, मगर अभी निश्चित रूप से जनता का प्यार मेरे साथ है। चाहे नौजवान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्चा हो, दलित हो, शोषित हो, तमाम वर्ग 36 की 36 कौम, मैं उसको बुरा नहीं मानता वोट नहीं देने वालों को। मेरे को शहर में 3300 वोट मिले थे, फिर भी मैंने शहर में ज्यादा काम कराया। आज शहर में मेरे से आज भी लाड प्यार करते हैं लोग। आज अभी मेरा वहां वोट बैंक बढ़ा है। जहां वोट नहीं मिले हैं आज मेरे को, मैं उस मतदाता की कमी नहीं मानता, वो मेरी कमी मानता। मैं उसका दिल नहीं जीत पाया, इसीलिए वोट नहीं मिले। अब दिल जीतूंगा तो वोट निश्चित मेरे को मिलेंगे, निश्चित इस प्लेटफॉर्म पहुंचाएंगे जनता। गिरधारी लाल जी, राजनीति में नहीं आते तो क्या कर रहे होते आप? मैडम खेती करते हो तो क्या करते हैं? अभी भी खेती करते हैं, काम करते हैं खेतों में, समय मिलता है? खेतों में सिर्फ निवास करते हैं, अभी तो जनता के बीच में जाना पड़ता है, परिवार वाले रहते हैं, तो अभी तो फील्ड में जाना पड़ता है। जनता का खेत में खुद मैं काम करूंगा तो फिर जनता का काम नहीं कर पाऊंगा। मेरा पैसा मतलब क्या है कि मेरा व्यवसाय खेती है, खेती से ही मेरी इनकम है, परिवार है, शादी है, ब्याह है, चाहे घर बनाना हो, वो मेरी सिर्फ आपके परिवार के लोगों ने खेती बाड़ी का काम जारी रखा हुआ है अभी भी? हाँ, खेती बाड़ी का मैडम, मेरे एक बच्चा है वो खेती करता है, 2 पोते हैं। वो अभी ढाणियों से चल के गांव में आते हैं। वो स्कूल में पढ़े, एक 9th एक 10th में है, एक 9th में है, एक 11th में है। 2 बच्चे हैं। उसको मैंने घर से, मैं पहले से भी जब मेरे पिताजी थे उन्होंने उनकी शादियां कर दी, शादी का मेरे को बोझ नहीं पड़ा। मेरा लड़का था वो, उनका भी उस भाइयों के साथ जब जुदा नहीं हुआ था उस टाइम शादी कर दी। तो मेरे को तो पारिवारिक रूप से कोई दुविधा ही नहीं, मैं परिवार के रूप से पूरा सहयोग मिला। राजनीतिक में मैं लगा रहा। अब जरूर निश्चित रूप से इतनी बड़ी बात चलती है तो मैं आपको बता दूं मन की बात, या जब घर पे जाता हूँ, जब मेरे घरवाली जब कथा वो सुनने जाती है, गांव में होती है कोई कथा, तो वो बाद में मैंने पूछता हूँ भी क्या हुआ आज की कथा में, क्या हुआ, तो वह कथा वो घरवाली कहती है, धर्मपत्नी कहती है, नहीं नहीं महाराज जी ने ऐसा कहा कि चुनाव लड़ना महापाप है। चुनाव लड़ना महापाप है। मैं कि ये क्या, कैसा शराब का कह सकते हो, चोरी का कह सकते हो, दूसरी कोई गंदी आदत के लिए कह सकते हो, चुनाव के लिए महाराज ने कैसा मना कर दिया। तो मुझे पता है कि चुनाव लड़ने से कुछ मिलेगा नहीं। ये आजकल पूंजीवादी व्यवस्था में सारी मेरे विचारधारा तो सारे बाजार न घरवाली है न बच्चे हैं, तो उन्होंने वो उदाहरण देते हैं, वो देखो वो उसने ये कर लिया वो कर लिया, तो वो देखते हैं या किस ना कुछ घर से लागत होगी चुनाव लड़ेंगे। तो ये तो आपकी 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 घरवाली, आपकी पत्नी, धर्म पत्नी आपसे नाराज है मतलब चुनाव लड़ने से, राजनीति में जाने से? अरे वो उनको जो नाराज, तो मेरे से तो नाराज तो नहीं है, फिर भी वो नहीं चाहती भी इस तरह के चुनाव लड़े, कि उनकी सोच पूंजीवादी सोच है। मैं पूंजीवाद हर महिला का होता है कि कोई कमा के लाए, ऐसा करे, बच्चों के लिए ले, हमारे कुछ ले। तो जो आकांक्षाएं मैंने की थी एमएलए बनने के बाद में, तो वो चाहे सरपंच बना हो चाहे राज्य, वो उनकी पूरी नहीं हो पा रही है। वो अपने आप से निश्चित, मैं उनको कहता हूँ आपके पास मांगने के लिए कोई नहीं आएगा। आपको गाड़ी घोड़ी में गाड़ी चलता हूँ, आपके पास कितने भी आराम से बैठो, आपसे कोई मैं कितना ही चाहे माथे कर जाऊँ, आपसे कोई नहीं कहेगा कि आप मेरे पैसे दे उधार दो। आप आराम से घर के काम करो, आपको चढ़ने के लिए गाड़ी मिल जाए, खेत से जाते हो तो छोटी गाड़ी है वो गाड़ी मिल जाती है, बच्चे है तो आपको कमी क्या है, ये आपको करना है, आपको सारी सुविधा मिल रही है। तो उनको उनको क्या-क्या चाहिए जो आपने दिया नहीं है? नहीं वो पूंजीवादी देखो, सोच में। ग्रामीण ग्रामीण महिलाएं हैं तो ग्रामीण हाँ। महिलाओं की अलग सोच होती है।
तो वो तो अब वैचारिक तो है नहीं, वो वैचारिक धारा की होती तो वो ये बात नहीं उठाती। वो तो ग्रामीण महिला है, खेती बाड़ी करती है। ठीक है, लेकिन ग्रामीण महिला की भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं। वो क्या सोचती है, क्या मांगती है आपसे जो आप उनको देते नहीं हो? उनकी सोच पूंजीवादी सोच उनकी, उनकी पूंजीवादी शौक, सोच है। हाँ, उनकी उस शौक में क्या-क्या शामिल है जो आप वो पूरा नहीं पूंजीवादी करते? सोच है उनकी। वे ये देखते हैं कि कोई सरपंच बन जाए, एमएलए बन जाए तो वो कुछ हमारे लाके यहाँ सारा धन लाके इकट्ठा कर दे, तो वो तो उनकी पूर्ति होने वाली नहीं है। जी, तो वो सुनते हैं कि राजनीति में ऐसा होता है, वो देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, अगर वो पढ़े लिखे हैं या पढ़ना थोड़ा बहुत शौक रखते हैं तो या सुनते हैं समाज में, इसलिए उनकी अपेक्षाएं आपसे बढ़ती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गिरधारी लाल मैया जी, न्यूज 24 से बात करने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपने आपकी चैनल विधानसभा। आपने चैनल को समय दिया, इसके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जी, न्यूज़ 24 पर हम हर दिन आपको राजस्थान की अलग-अलग विधानसभाओं के विधायकों से रूबरू कराएँगे। आप उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए। अगले विधायक महोदय से बातचीत करने के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।